वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। यदि दोस्तों आप एग्ज़ाम के अंदर बेस्ट स्कोर फिजिक्स के अंदर बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ाना का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और यदि आपने इससे पहले वाले 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि दोस्तों आप इन प्रैक्टिस सेट की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस पर ज्वाइन हो सकते हैं। उस पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट की डेली PDF फाइल अवेलेबल कराई जाती है और उसकी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब करते हैं हमारे आज के 5 प्रैक्टिस सेट को, और इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों बता दूं कि आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से इन क्वेश्चनों को कीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत अच्छी होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s बराबर 80 + BT स्क्वायर द्वारा दी जाती है तो इसका त्वरण होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें वस्तु का जो दूरी है, यानी कि जो तय की गई डिस्टेंस है, वो हमारे समय के पदों में दी हुई है, यानी कि जो इसकी इक्वेशन है वो समय के पदों में दी हुई है। अब हमें इसका त्वरण निकालना है। तो हम जानते हैं, तो वेग होता है हमारा, वो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर या दूरी में परिवर्तन की दर, यानी ds/dt। और जो त्वरण होता है हमारा वो होता है ए बराबर होता है dv/dt, यानी v का अपन दोबारा से अवकलन करते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त होता है dv/dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले अपन वेग को निकालते हैं। तो ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो हमें वेग प्राप्त हो जाएगा। फिर वेग का दोबारा से, यानी कि इसी इक्वेशन का दोबारा से t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को। तो v का पहले अवकलन करेंगे, यानी s का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 80 का हो जाएगा a, और BT स्क्वायर को हो जाएगा 2BT, यानी कि टी स्क्वायर का यदि अवकलन करेंगे तो हमारे पावर तो आ जाएगी आगे, तो हो जाएगा 2, और B ऐसे क्यों हो जाएगा, और t की एक पावर कम कर देंगे स्क्वायर में, से बचेगा हमारा t, तो ये बचेगा 2BT। अब दोस्तों ये वेग का मान प्राप्त हो गया। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो त्वरण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे, a का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो इसमें t का पद नहीं है तो ये जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर t का हो जाएगा हमारा 1 और बच जाएगा 2b। तो हमारा त्वरण निकल कर आएगा 2b, यानी कि a बराबर हो जाएगा 2b। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इसका त्वरण प्राप्त होगा 2b। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, यानी दो उपग्रह हैं वो एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। जो एक कक्षा है ग्रह के चारों ओर, एक ही कक्षा में दोनों उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका द्रव्यमान समान होगा, कक्षीय वेग समान होगा, कोणीय आवेग समान होगा, गतिज ऊर्जा। देखिए दोस्तों, हमें नहीं बताया गया है कि उसका द्रव्यमान समान है या अलग अलग, तो हम नहीं कह सकते कि उनका द्रव्यमान समान होगा, क्योंकि एक कक्षा में गति करने वाले दो पिंड है उनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। लेकिन दोस्तों कक्षीय वेग होता है वो हमेशा समान होगा, क्योंकि जो कक्षीय वेग होता है किसी ग्रह का वो होता है √gr। ये जो r होता है उसकी कक्षीय त्रिज्या होती है, यानी कि कक्षा की त्रिज्या पर निबेट करता है। जो हमारा जो कक्षीय वेग होता है वो केवल कक्षा की त्रिज्या पर निबेट करता है। तो कक्षा की त्रिज्या, यानी कि हमें दोनों एक ही कक्षा दी हुई है, एक ही कक्षा है वर्ताकार, तो यानी कि r का मान दोनों के लिए समान है, तो हम कह सकते हैं कि जो कक्षीय वेग होगा वो दोनों का समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, आवेग और गतिज ऊर्जा में हमें द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, तो इसका द्रव्यमान एक कक्षा में भिन्न भिन्न हो सकता है, तो गतिज ऊर्जा और कोणीय आवेग भी असमान होंगे। तो केवल कोणीय वेग ही इसका समान होगा, क्योंकि जो किसी कक्षा के अंदर जो गति करने वाला उपग्रह होता है उसका जो कक्षीय वेग होता है वो होता है √gr, यानी यह केवल त्रिज्या पर डिपेंड करती है, और हमें त्रिज्या को समान दिया हुआ है, यानी एक ही वर्त की त्रिज्या दी हुई है तो वो समान हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। संकलन चित्र ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों, हमें एक चित्र दिया हुआ है, इसके मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे जो दो प्रतिरोध हैं ऊपर वाले 10 ओम वाले, वो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 10, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है तो 10 से 10 हो जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा चित्र बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि एक ये 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा, और ऊपर वाला हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है दो प्रतिरोध का, उसका हो जाएगा हमारा 20 ओम, 10 और 10 20 हो जाएगा। और नीचे इसके जो 20 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ये वाला,
और इन दोनों के इस पॉइंट पर एक 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ। हमारा चित्र ये बन जाएगा। क्योंकि ये जो ऊपर वाला 20 कहाँ से प्राप्त हुआ, वो हम देखते हैं कि जो 10 और 10 है ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो दो 20 वाले जो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू होगा 1/10। यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा ये होता है हमारा 1/R। तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R बराबर 10, यानी इसकी जगह अपन रखेंगे 10। तो हमारा जो चित्र बन जाएगा वो यहाँ ऐसे बनेगा कि एक प्रतिरोध यहाँ पर होगा 10 ओम, इसके दोबारा 10 ओम, यानी 3 प्रतिरोध होंगे जो 10 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों का प्रतिरोध जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 10 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 ओम। देखिए दोस्तों दोबारा से देख लीजिए, यानी कि पहले जो दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा समांतर होने के कारण 20। अब इन दोनों का 20 होने के कारण ये दोनों जो 20 वाले हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 10। तो यहाँ पर जो इतना जो है हमारा परिपथ इसका प्रतिरोध हो गया 10। अब ये 10 वाला और ये 10 ये 10 तीनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो जाएगा हमारा 30 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती है। देखिए दोस्तों यानी कि प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो नरम लोहा होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी कि जो प्रबल चुंबक बनाए जाते हैं वो नरम लोहे की बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसको याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आघूर्ण के चुंबक को क्षेत्र बी की दिशा से 180 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य है। दोस्तों यानी कि हमें कोई विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, उसके अंदर कोई चुंबक रखी हुई है, यानी यह यदि इसका पॉइंट ए है और इसका पॉइंट बी है, इसको 180 डिग्री विस्थापित किया गया है, यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट ले आएंगे और बी वाले पॉइंट को यहाँ पर, यानी 180 डिग्री विस्थापित कर दिया गया। तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है, तो देखिए जो कार्य का सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण में जो कार्य होता है वो होता है हमारा एम बी कोस थीटा। यहाँ पर एम होता है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि चुंबक का आघूर्ण होता है, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये थीटा होता है कितना छोटा, यानी कि कितने कोण का विस्थापन किया गया है वो। तो इसके अंदर तीनों के मान रखते हैं, तो एम की जगह तो हमें एम दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र बी दिया हुआ है, लेकिन कोस थीटा यानी कोस 180 का मान हम जानते हैं 0 होता है। तो देखिए दोस्तों तो किया गया कार्य का मान हो जाएगा हमें 0 प्राप्त होगा, यानी यदि चुंबक के अंदर विस्थापन 180 डिग्री किया जाता है तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो W बराबर होता है एम बी कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान यहाँ पर 0 प्राप्त होने पर जो किया गया कार्य 0 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो दहली आवृत्ति होगी। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर कार्यफलन दिया हुआ है, यानी फाइन नोट का मान दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है दहली तरंग दैर्ध्य, यानी नैनोमीटर मात्रा के अंदर तरंग दैर्ध्य होती है। तो हम जानते हैं जो कार्यफलन का फॉर्मूला होता है फाइन नोट बराबर होता है hc/λ0। यहाँ पर हमें इसका मान दिया हुआ है और हमें इसका मान निकालना है, इसका मान हमें पता होता है, इसका मान भी। तो दोस्तों इसका मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देख तो कैसे निकलेगा, यानी λ0 बराबर हो जाएगा hc/φ0। h का मान हम जानते हैं कितना होता है 6 का मान होता है हमारा 6.67 इंटू 10 की पावर -34, यानी 6.67 गुणा 10 की घात -34 होता है हमारा एच का मान। और इंटू प्रकाश का वेग हम जानते हैं वो होता है हमारा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें जो नीचे फाइन नोट है इसका मान दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी ये हो जाएगा हमारा 2.8 गुणा 1.6, यानी इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, इसका जूल में परिवर्तित करेंगे तो इसको गुणा किया जाता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। जब दोस्तों अपन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इसकी जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर के आएगा 400, यानी 4433 गुणा 10 की घात -8 मीटर। यह हमारा तरंग दैर्ध्य निकल कर आएगा। दोस्तों यहाँ पर पावर -8 होती है, इसको 9 में परिवर्तित करने के लिए अपन यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं और पावर 10 की घात -9 को नैनोमीटर में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 443.3 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 443.3 नैनोमीटर। तो दोस्तों आप इस इक्वेशन से इसको कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि है। यानी दोस्तों कोई हमें अर्धचालक दिया हुआ है और उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो यह इसमें किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो दोस्तों देखिए, हम जानते हैं जो हमारा शुद्ध अर्धचालक होते हैं, नेद अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसके अंदर 4 रिक्त कक्षक होते हैं, यानी 4 कक्षक होते हैं वो रिक्त होते हैं। तो यदि इसके अंदर अपन पंच संयोजी वाली अशुद्धि मिलाएंगे, यानी जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन तो इन कक्षों के साथ बंध बना लेंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वह मुक्त रूप में उपस्थित हो जाएगा। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों की आवाहक होंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, वो हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें पंच संयोजी मिलाएंगे, क्योंकि पंच संयोजी तत्व मिलाने पर जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो नेद अर्धचालक के जो हमारे होल होते हैं यानी खाली कक्षक होते हैं उनके साथ बंध बना लेंगे। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वह बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कार्य करेगा। यदि दोस्तों त्रिसंयोजी मिलाया जाए तो त्रिसंयोजी तो यानी 3 कक्षकों के साथ तो 3 इलेक्ट्रॉन बंद बना लेंगे, लेकिन हमारा जो एक होल है या कोटर है जिसको अपन कक्षक को होल कोटर बोलते हैं वो हमारा मुक्त रह जाएगा। तो जिसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक हमारे होल हो जाएंगे। तो यदि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक हमारे यानी होल होते हैं। और यदि पंच संयोजी मिलाई जाती है तो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब है नेक्स्ट, 5 न्यूटन बल के अंतर्गत एक पिंड का जो यानी 10 मीटर की दूरी तय करता है, यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होगा। यानी दोस्तों हमें 5 न्यूटन का बल और के कारण यानी पिंड में जो विस्थापन हुआ है वो 10 मीटर की दूरी तय करता है और उसके द्वारा कार्य किया गया 25 जूल है, तो बल तथा विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमारा जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन यानी FD cos थीटा होता है इंटू cos थीटा। तो हमें कार्य का मान दिया हुआ है, बल का मान दिया हुआ है, विस्थापन का cos थीटा का मान अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए तो जब कार्य का मान 25 रखेंगे, बल का मान 5 न्यूटन दिया हुआ है, विस्थापन का मान 10 दिया हुआ है और cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ये 50 हो जाएगा, 50 को इधर डिवाइड करेंगे तो 25/50 का मान होता है हमारा 1/2, यानी cos थीटा बराबर निकल कर आएगा 1/2। और cos थीटा के अंदर 1/2 होता है 60 डिग्री पर, यानी cos थीटा का मान 1/2 है तो हमारा थीटा का मान निकल कर आएगा 60 डिग्री, यानी इस cos 60 का मान ही 1/2 होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 का मान होता है वो होता है 1/2, हमारा जो cos थीटा का मान 1/2 निकल कर आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लंबाई तथा व्यास दोनों 2 गुने कर दिए जाएँ तो छड़ से प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा है उसका मान ज्ञात करना है यदि लंबाई और व्यास दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा होती है Q, उसका फॉर्मूला हम जानते होता है K डेल्टा थीटा T/L। यहाँ पर हमारा क्या होता है वो होता है ऊष्मा गुणांक, यानी कि जो ऊष्मा चालकता गुणांक होता है वो होता है, ये होता है इसका एरिया, ये होता है डेल्टा थीटा यानी को छड़ होती है उसके दोनों सिरों पर जो टेम्परेचर परिवर्तन होता है यानी कि θ2 - θ1 यानी टेम्परेचर में परिवर्तन दोनों सिरों के वो होता है। और T होता है यानी कितने समय तक के लिए हमें ऊष्मा का परिवर्तन ज्ञात करना होता है। ये जो L होता है ये होती है छड़ की लंबाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं जो प्रवाहित ऊष्मा होती है वो जो क्षेत्रफल होता है उसके समानुपाती तथा लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उसके लंबाई को 2 गुना किया गया है और व्यास को भी 2 गुना। तो दोस्तों व्यास को 2 गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना और लंबाई को 2 गुना किया गया है तो लंबाई भी 2 गुना हो जाएगी। यदि इसको अपन काटते हैं तो हमारा बचता है 2, यानी कि जो हमारी प्रवाहित ऊष्मा का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है तथा लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन जो हमें व्यास को दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल तो 4 गुना हो जाएगा और लंबाई के कारण जो ऊष्मा हो जाएगी वो हो जाएगी आधी। तो टोटल मिलाकर अपन देखते हैं तो जो ऊष्मा की मात्रा होगी, प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा वो 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यह R² के समानुपाती होती है और L के व्युत्क्रमानुपाती। अब है नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले की 2 गुनी हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अति बिंदुकता को
किस प्रकार के लेंस से दूर किया जा सकता है। देखिए जो अतिबिंदुकता दोष होता है उसको बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है, और जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है उसको उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, उसका निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। और जो दूर दृष्टि दोष होता है यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है हमें, उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखना तीनों को। और जो अतिबिंदुता होती है उसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना अधिक खतरनाक होगा, कम खतरनाक होगा, समान खतरनाक होगा। देखिए दोस्तों, यदि हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर हम टेम्परेचर का जल से अपन जलते हैं और एक हाथ 100 डिग्री सेल्सियस से जो भाप होता है उसे जलता है, तो अधिक खतरनाक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप होता है उसे जलना। क्योंकि जो भाप होता है वो हमारे शरीर के जो हमारी त्वचा के अंदर जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं उसके द्वारा भाप गैसीय अवस्था होने के कारण अंदर तक प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण हमें अधिक जलन महसूस होती है यानी अधिक खतरनाक होता है। बल्कि जो जल होता है वो लिक्विड होने के कारण जो हमारी त्वचा के जो छिद्र होते हैं बारीक बारीक छिद्र होते हैं उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, जिससे हमें ओनली त्वचा के बाहरी भाग पर ही जलन महसूस होती है। लेकिन जब भाप होता है तो वह हमारे त्वचा के जो बारीक छिद्र होते हैं उनको उनमें अंदर तक प्रवेश कर जाता है, जिससे अंदर तक हमें जलन महसूस होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है जल की अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिक खतरनाक होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ एक रॉकेट भारहीन है, यदि रॉकेट के गुरुत्वीय यानी इसका कारण क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब कोई रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर यानी चक्कर लगाता है तो उसका जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो गुरुत्वीय बल से प्राप्त होता है। तो इसका जितना भी गुरुत्वीय बल लगेगा यानी कि जिसके कारण इसका भार उत्पन्न होता है वह सारा बल इसका जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इसका जो भार होता है वहाँ पर भारहीन हो जाता है, क्योंकि इसका जो भार होता है वो पूरा अभिकेंद्रीय बल में परिवर्तित होता है। इनका जो गुरुत्वीय बल होता है गुरुत्वीय बल F वह अभिकेंद्रीय बल mv² में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए जो इसका भार होता है वो शून्य हो जाता है, इसलिए इसकी भारहीनता की स्थिति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी रॉकेट पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए दोस्तों, जो विद्युत प्रेस होती है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी विद्युत प्रवेश के अंदर अपन विद्युत धारा उत्पन्न कराते हैं, यानी विद्युत प्रेस को विद्युत दी जाती है और वह विद्युत होती है वो ऊष्मा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो यह होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसी के सिद्धांत पर विद्युत प्रेस होती है वो हमारी कार्य करती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज दौड़ती गाड़ी में ब्रेक लगाने पर उसके पहिए गर्म हो जाते हैं क्योंकि। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित रहती है। तो हमारी गाड़ी तेज दौड़ रही है यानी उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, यदि उसको रोकने पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसी न किसी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो उसके टायर पर यदि ब्रेक लगाया जाता है तो उसके टायर जो गर्म होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब ब्रेक और टायर के मध्य घर्षण उत्पन्न होगा तो वह उष्मा होगी, और वह उष्मा होती है जो यानी कि गतिज ऊर्जा होती है यानी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यांत्रिक ऊर्जा है वह उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला, इसी कारण उसके पहिए गर्म हो जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बल की इकाई है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो बल की इकाई होती है वो होती है न्यूटन, यानी कि दोस्तों एक और इसकी इकाई होती है केजी, यानी कि F बराबर होता है हमारा ma, तो उसे होती है मीटर यानी केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन दोस्तों केजी पर सेकंड नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूटन, इसका बल की इकाई होती है वो होती है न्यूटन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की अपेक्षा निर्वात में वस्तु का भार अधिक होता है क्योंकि। देखिए दोस्तों, वायु की अपेक्षा निर्वात में हर वस्तु का भार अधिक होता है, तो उसका कारण ये होता है कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को किसी अन्य माध्यम के अंदर यानी प्रवेश करते हैं यानी अन्य माध्यम के अंदर डुबाया जाता है तो वह माध्यम उस वस्तु के ऊपर की ओर बल लगाता है। उसको बल को बोलते हैं अपन उत्प्लावन बल या उछाल बल, उछाल बल भी बोलते हैं, और यह होता है उत्प्लावन बल। यह बल किसके बराबर होता है कि यह पिंड यानी यह वस्तु जितना यह माध्यम को स्थापित करती है यानी जितने माध्यम को स्थापित करती है उस माध्यम के भार
भार होता है उस भार के बराबर ही ऊपर की ओर इस पर बल लगता है। यानी यदि इसके वी आयतन को विस्थापित करती है इस माध्यम के, और इस माध्यम का घनत्व रो है, तो इसके द्वारा जो लगाया गया बल होगा हमारा हो जाएगा वी रो जी। यानी कि जो जो विस्थापित किया गया हमारा जो ये माध्यम होगा उसका भार होता है वी रो जी, उतना ही बल हमारा इस पिंड पर ऊपर की ओर लगेगा। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं जो वायु का जो घनत्व होता है वो निर्वात की अपेक्षा अधिक होता है, यानी निर्वात का घनत्व बिल्कुल कम होता है। तो हम कहेंगे कि जो यह बल ऊपर की ओर लगता है वह इस घनत्व निर्भर करेगा। तो वायु में जो यह उछाल बल होगा वह अधिक होगा, निर्वात में यह बल कम होगा। निर्वात में क्योंकि उसका घनत्व नहीं होता है, तो निर्वात के अंदर जो नीचे की ओर बल होगा यानी इसका भार होगा वो अधिक होगा, क्योंकि इस भार के विपरीत बल नहीं लगेगा निर्वात में, बल्कि वायु में इसका घनत्व होने के कारण ऊपर की ओर बल लगता है, जिसके कारण इसके घनत्व जिसका जो भार होता है उसमें कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निर्वात में उछाल बल नहीं होता, क्योंकि दोस्तों निर्वात का घनत्व नहीं होता है और निर्वात के अंदर जो पिंड होता है उस पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल नहीं लगेगा, यानी उछाल बल नहीं लगेगा। इस कारण जो इसका भार होगा वो निर्वात में अधिक होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ओम 100 ओम और 10 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध होंगे। देखिए दोस्तों 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 प्रतिरोध हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक है हमारा 1000 ओम, एक है हमारा 100 ओम, एक हमारा 10 ओम। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/R बराबर होगा 1/1000 प्लस 1/100 प्लस 1/10। यदि दोस्तों इसका लघुत्तम लिया जाएगा तो हमारे निकल कर आएगा 1000, और यदि 1000 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा निकल कर 10, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, और अब 10 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो बचेगा 100, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएंगे 100। तो दोस्तों इसका योग हमारा आएगा 111/1000। तो दोस्तों हमारा जो प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा, इनकी ये 1/R का मान होता है, तो R का मान हमारा निकल कर के आएगा 1000/111, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर है 1000/111 ओम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कीड़ा 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दर्पण की ओर गति कर रहा है, तो दर्पण में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब का कीड़े के सापेक्ष इसका वेग होगा। यानी दोस्तों में कहा गया है कि एक प्रतिबिंब है उसकी और एक कीड़ा है वह 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब है और ये जो कीड़ा है इसके आपेक्षिक वेग को मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यदि ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर गति कर रहा है तो यह भी इधर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करेगा, तो इसके वेग में परिवर्तन कितना होगा, यानी कि 2 से इधर है और यह 2 से इसी की ओर आ रही है, तो इसका जो टोटल वेग हो जाएगा वो जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यह इसके विपरीत दिशा में गति कर रही है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो जाएगा 2 माइनस यह माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि इसके विपरीत दिशा में है, तो -2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसको याद रखिएगा, यदि किसी दर्पण की ओर कोई भी वस्तु v वेग से गति कर रही है तो इसका जो प्रतिबिंब है इसकी ओर आएगा वो 2v वेग से गति करेगा, यानी कि जो आपेक्षिक वेग होगा सापेक्ष वेग होगा वो होगा 2v। तो याद रखना, तो यहाँ पर 2 का दुगुना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब होगा मरकरी रखने के लिए पात्र बनाने की धातु होती है। तो दोस्तों जो मरकरी को रखने के लिए जो पात्र बनाया जाता है वो हमारे लोहे का बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन निम्न में से किससे सीधा क्रिया नहीं करता। तो दोस्तों जो कार्बन होता है हमारा वह कैल्शियम से कभी सीधी क्रिया नहीं करता, यानी कैल्शियम होती है उसे कार्बन कभी नहीं क्रिया करता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत होती है। देखिए दोस्तों जब कोई क्षैतिज वृत्त में कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी चाल होती है वो हमेशा नियत रहती है, उसकी चाल हमेशा नियत रहती है, लेकिन जो वेग और त्वरण है
वह दिशा में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी कण होता है तो वेग की दिशा इधर होती है। जब यहाँ पर कण होता है तो यह वेग इस दिशा में गति करता है और यह पर होता है यह कण इस वेग की दिशा यहाँ पर इस तरफ होती है, यानी कि वेग की दिशा इसकी निरंतर परिवर्तित रहती है। तो वेग का मान नियत नहीं रहता और त्वरण की मान भी यानी दिशा में परिवर्तन के कारण निश्चित नहीं रहता है। तो इसकी चाल का मान नियत होगा। तो हमें चाल तो इसमें दिया नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। देखिए तो गतिज ऊर्जा होती है चाल पर डिपेंड करती है, होती है हमारी mv²। कण का द्रव्यमान होता है हमारा निश्चित और वेग का मान भी हम पता है कि वर्तीय गति के अंदर नियत रहता है। तो गतिज ऊर्जा का मान होगा वो नियत होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो वर्तीय गति होती है उसके अंदर केवल गतिज ऊर्जा का मान ही नियत रहता है, बाकी जो वेग होता है, त्वरण होता है, बल होता है, उन सब का मान परिवर्तित रहता है, क्योंकि वो कण की दिशा होती है त्वरण और वेग की कण की दिशा वो निरंतर परिवर्तित रहती है। तो इसके कारण वेग और त्वरण का मान परिवर्तित होता रहेगा, बल्कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है चाल पर निर्भर करती है और चाल क्या होती है दिशा पर निर्भर नहीं करती। इसके कारण कण की चाल हर जगह पर समान होगी, तो इसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा भी अपरिवर्तित रहेगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण पर बाह्य बल द्वारा वर्तीय में घुमा रहा है तो बल द्वारा किया गया कार्य है। यानी दोस्तों किसी बाह्य बल द्वारा किसी कण को एक वर्तीय पथ में घुमाया जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। देखिए दोस्तों कार्य जो हम जानते हैं किया गया कार्य बराबर होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि बाह्य बल द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन होगा वह दोस्तों एक वर्तीय गति के कारण एक चक्कर के कारण जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जिस स्थान से गति करता है उसी स्थान पर वापस आता है। वर्तीय गति के अंदर जो विस्थापन होता है वो हमारा शून्य होता है, यानी D बराबर 0 होता है। इसलिए जो कार्य है तो हमारा FD होता है और D का मान 0 रखने के कारण यानी किया गया कार्य भी शून्य प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वर्तीय गति के अंदर विस्थापन शून्य होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ताप 27 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो केल्विन स्केल पर इसका ताप क्या होगा। देखिए दोस्तों जो केल्विन स्केल पर इसका तापमान होगा वो होगा 300 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि हम जानते हैं जो केल्विन होता है वो सेल्सियस से 273 अधिक होता है, यानी कि यदि 273 अधिक होता है तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे तो इसमें 273 को ऐड किया जाएगा तो हमारा निकल कर आएगा 300, यानी यदि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो होगा हमारा 300। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियां धातु की बनाई जाती हैं क्योंकि लकड़ी की नहीं है, यानी लकड़ी की नहीं बनाई जाती क्योंकि दोस्तों जो लकड़ी होती है उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, धातुओं की प्रत्यास्थता कम होती है। तो यदि अपन लकड़ी को पीटते हैं तो लकड़ी में जो कंपन होते हैं वो अवमंदित हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। बल्कि जो लोहा होता है वो अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो प्रत्यास्थ होने के कारण इसे पीटने पर जो इसमें कंपन होते हैं वो अधिक समय तक होते हैं, यानी कंपन नष्ट नहीं होते हैं, यानी अधिक समय तक इसके कंपन होने के कारण इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लकड़ी कंपनों को अवमंदित कर देती है किंतु धातुएं प्रत्यास्थ होती हैं, यानी लकड़ी होती है वो अवमंदित कर देती है और धातुओं के अंदर जो कंपन होते हैं वो नष्ट नहीं होते क्योंकि धातुएं प्रत्यास्थ होती हैं। इसके कारण जो इसके कंपन होते हैं वो बने रहते हैं कुछ समय तक, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। देखिए दोस्तों ऊष्मा का मात्रक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, हम सब जानते हैं वो जूल होता है। तो देखिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। तो ये वीडियो पर टी सेट आपको कैसा लगा तो दोस्तों आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, और यदि आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको फिर बता देता हूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में ज्वाइन हो जाइए और उसे वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।